नमस्कार। आज के इस सामरिक विश्लेषण में आप सभी सैन्य छात्रों और रक्षा विश्लेषकों का स्वागत है। आज हम आधुनिक समुद्री समन्वय यानी मॉडर्न मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक पर चर्चा करने वाले हैं। हम भारत और फ्रांस के बीच होने वाले वरुणा नौसैनिक अभ्यास की सामरिक और रणनीतिक परतों को डिकोड करेंगे। देखिए, ये सिर्फ दो नौसेनाओं के एक साथ आने की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल मल्टीलेयर्ड समुद्री शक्ति का प्रदर्शन है। चलिए देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग देश दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में एक एकीकृत फोर्स की तरह काम करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जब भी नौसैनिक अभ्यासों की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले वॉर गेम्स का ख्याल आता है, राइट? लेकिन मार्च 2025 के वरुणा अभ्यास के दौरान एक रियल वर्ल्ड मेडिवैक यानी मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन अंजाम दिया गया। एक मर्चेंट वेसल एमवी हेलन स्टार पर अचानक इमरजेंसी आई और देखते ही देखते एक विशाल नौसैनिक बेड़ा एक रेस्क्यू मिशन में बदल गया। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आधुनिक नौसेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी सिर्फ कॉम्बैट के लिए नहीं होती, बल्कि ऐसी क्रिटिकल इमरजेंसी में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भी उतनी ही जरूरी है। इस पूरे ऑपरेशन को हम 5 मुख्य हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, 2025 का मेडिवैक मिशन। दूसरा, हिंद महासागर की रणनीतिक साझेदारी। तीसरा, नौसैनिक संपत्तियों का विकास। चौथा, पनडुब्बी रोधी और सामरिक ड्रिल्स। और आखिर में भविष्य की समुद्री स्थिरता पर इनका असर। तो आइए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 का मेडिवैक मिशन, जो एकदम वास्तविक परिस्थितियों में 21 मार्च को ऑपरेट किया गया था। 21 मार्च 2025 की सुबह। ये किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मुंबई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी MRCC को एक अर्जेंट डिस्ट्रेस कॉल मिलती है। पता चलता है कि MV हेलन स्टार पर 3 क्रू मेंबर्स बुरी तरह से झुलस गए हैं और उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट करने की जरूरत है। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन फ्लो की स्पीड देखिए। MRCC से ये क्रिटिकल जानकारी सीधे उस क्षेत्र में अभ्यास कर रहे INS विक्रांत और फ्लीट टैंकर INS दीपक को रिले की गई। तुरंत इन दोनों विशाल युद्धपोतों को डाइवर्ट किया गया और विक्रांत से एक सीकिंग हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। झुलसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके सीधे INS हंसा और वहां से सिविल अस्पताल लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बलों के बीच सटीक सूचना साझाकरण का इससे बेहतर व्यावहारिक उदाहरण शायद ही कोई हो। अब इन इमीडिएट सामरिक ऑपरेशन से थोड़ा पीछे हटकर उस व्यापक जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं जो इस साझेदारी का आधार है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अक्सर लोग सोचते हैं फ्रांस तो यूरोप में है, तो हिंद महासागर में उसकी क्या भूमिका है। यहीं पर लिटोरल स्टेट या तटवर्ती राज्य का कॉन्सेप्ट आता है। अपने विदेशी क्षेत्रों जैसे रियूनियन, मयोट और स्कैटर्ड द्वीप समूह के कारण फ्रांस भौगोलिक दृष्टि से हिंद महासागर का एक स्थायी निवासी है। ये सिर्फ एक बाहरी शक्ति का दौरा नहीं है, उनका अपना संप्रभु क्षेत्र यहाँ मौजूद है। इसीलिए भारत के साथ ये द्विपक्षीय साझेदारी उनके लिए भी उतनी ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है। और एक बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये नंबर है 25। साल 2023 में इस रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी ने अपने 25 साल पूरे किए हैं। ये कोई शॉर्ट टर्म गठबंधन बिल्कुल नहीं है। 25 साल का निरंतर सहयोग ये साबित करता है कि ये समुद्री स्थिरता के प्रति एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में यहाँ डिप्लॉय किए गए नौसैनिक हार्डवेयर और इन वॉर गेम्स का स्केल कैसे विकसित हुआ है। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। 1983 में शुरू हुए छोटे ड्रिल से लेकर आज की विशाल एक्सरसाइजेस तक। 2001 में इसे आधिकारिक तौर पर वरुणा नाम मिला। फिर 2015 आया जब हमने पहली बार आधुनिक विमानवाहक पोत समूहों को देखा। 2024 एक ऐतिहासिक साल था जब भारत का P-8I विमान पहली बार यूरोप डिप्लॉय हुआ। और अब 2025 जहां भारत का विमानवाहक पोत INS विक्रांत और फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल पूरी तरह से इंटीग्रेट होकर ऑपरेट कर रहे हैं। ये नौसैनिक क्षमता में एक बहुत बड़ी छलांग है। सैन्य छात्रों के लिए इस हार्डवेयर के विकास को समझना बहुत जरूरी है। 2019 में जहां चार्ल्स डी गॉल, INS विक्रमादित्य और एक परमाणु पनडुब्बी मुख्य रूप से फोकस में थे, वहीं 2023 में हमारा ध्यान एडवांस्ड समुद्री गश्त और हवाई युद्ध पर था, जिसमें P-8I, MiG-29K और फ्रांसीसी ब्रिग्यूएट अटलांटिक शामिल हुए।
लेकिन 2025 का संस्करण इन सब से एक लेवल आगे था। यहाँ आईएनएस विक्रांत और रफाले एम के साथ साथ भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी ने हिस्सा लिया। ये सिर्फ जहाज़ों की गिनती बढ़ना नहीं है, ये असल में अत्याधुनिक मारक और रक्षा प्रणालियों का एकीकरण है। और इतिहास कैसे खुद को दोहराता है, जरा ये देखिए। 1961 में पुराने आईएनएस विक्रांत से एक एलीज विमान फ्रांस के हाइरेज एयरबेस से ऑपरेट किया था, और ठीक 63 साल बाद 2024 में भारत का सबसे एडवांस्ड P-8I विमान उसी फ्रांसीसी एयरबेस पर डिप्लॉय होता है। ये समझना बहुत आसान है कि इन 63 सालों में क्रॉस डेक और क्रॉस बेस इंटरऑपरेबिलिटी ने कितना लंबा सफ़र तय किया है। ये इस बात का सबूत है कि ये दोनों बल एक दूसरे के बुनियादी ढांचे का बिल्कुल सहजता से उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, पनडुब्बी रोधी यानी एंटी सबमरीन और सामरिक ड्रिल्स। देखते हैं मार्च 2025 में एक्चुअल वॉरफेयर ट्रेनिंग कैसे हुई। तो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा वो है जो सतह के नीचे छिपा होता है। 2025 के इस वॉर गेम ने ठीक यही सिनारियो बनाया गया। एक भारतीय कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को एक गुप्त आक्रामक यानी एग्रेसर के रूप में डिप्लॉय किया गया। ये एक लाइव अंडरवाटर थ्रेट का सिमुलेशन था, एक अदृश्य खतरे को खोजना और उसे बेअसर करना। एक बहुराष्ट्रीय सरफेस फ्लीट के लिए रियल वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। इस सिनारियो में अपनाए गए डिफेंस प्रोटोकॉल्स बिल्कुल स्पष्ट थे। फ्रांसीसी नौसेना के ऑयलर जैक्स शेवलियर को एक हाई वैल्यू टारगेट के रूप में चिन्हित किया गया था। इस एसेट को पनडुब्बी से बचाने के लिए भारतीय और फ्रांसीसी फ्रिगेट्स ने मिलकर एक संयुक्त सुरक्षा घेरा बनाया। दोनों देशों के सोनार, रडार और हेलीकॉप्टर फीड्स को एक साथ सिंक किया गया। यह अभ्यास बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे युद्ध के दौरान किसी महत्वपूर्ण एसेट को बचाने के लिए टीमें काम करती हैं। हथियारों और रणनीति के बाद अब हम उस चीज पर फोकस करेंगे जो इन ऑपरेशंस को लगातार चलाए रखती है, समुद्र में रसद और लॉजिस्टिक्स। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से इलस्ट्रेट करती है कि फ्लीट टैंकर रिप्लेनिशमेंट कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ है भारतीय फ्लीट टैंकर आईएनएस दीपक और दूसरी तरफ फ्रांसीसी नौसेना का ऑयलर जैक्स शेवालियर। इन दोनों ने समुद्र में पुनः आपूर्ति यानी रिप्लेनिशमेंट एट सी का अभ्यास किया, मतलब कि खुले समुद्र में चलते हुए जहाज़ों के बीच ईंधन और सप्लाई का ट्रांसफर। इसी क्रॉस डेक रिप्लेनिशमेंट की वजह से कॉम्बैट वेसल्स को बार बार पोर्ट पर नहीं लौटना पड़ता और उनकी मिशन क्षमता बिना रुके बनी रहती है। आखिर में अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन में आते हैं इन व्यापक संयुक्त ड्रिल्स के कोर ऑब्जेक्टिव्स और भविष्य की समुद्री स्थिरता। अगर हम इन सभी ड्रिल्स को एक बड़ी तस्वीर में देखें तो रणनीतिक इंटरऑपरेबिलिटी के मुख्य लक्ष्य एकदम साफ दिखते हैं। क्रॉस डेक संचालन, समुद्र में रसद की आपूर्ति, माइन स्वीपिंग, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सबसे जरूरी रियल टाइम सूचना साझाकरण। इन्हीं जटिल क्षमताओं को सिंक्रोनाइज करके ये नौसेनाएं हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक क्षेत्रीय स्थिरता की पूरी गारंटी सुनिश्चित करती हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और अहम विचार के साथ समाप्त करेंगे। जैसे जैसे इन दोनों ताकतों के कैरियर ऑपरेशंस और क्रॉस डेक लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से निर्बाध यानी सीमलेस होते जा रहे हैं, तो आने वाले दशक में ये द्विपक्षीय इंटरऑपरेबिलिटी ग्लोबल मैरीटाइम डिटरेंस को किस तरह से फिर से परिभाषित करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हर डिफेंस एनालिस्ट को इस लंबी साझेदारी के फ्यूचर स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट को समझने के लिए जरूर सोचना चाहिए।